नमस्ते बच्चों, राधे राधे। एक गहरी सांस लीजिए और आराम से अपने भविष्य को विजुअलाइज करिए। आ, भविष्य एक ऐसी चीज है कि जो आप और सिर्फ आप निर्माण कर सकते हो। ऑफ कोर्स पूरा ब्रह्मांड हमारे उस में योगदान देता है, बट उस पॉजिटिव योगदान के लिए, उस पॉजिटिव एफर्ट फ्रॉम द होल यूनिवर्स, वन थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज दैट you have a very good positive vibrations vibes within you. So have a very positive vibrations when you're watching this video and understand what all you have gonna do. एंड इसीलिए मैंने मेरा पिच भी इस तरीके से रखा है कि भाई बहुत ही शीतल और एकदम सटल वे में आपको ये चीजें समझनी है। सो अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो सितंबर 2025 का अटेम्प्ट है आपका, और जानबूझकर इस समय पर आया हूं क्योंकि इस समय पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको मिलेगा इस चीज का। पहली चीज, स्टे वेरी काम। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सफिशिएंट है आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। मतलब जो आपने क्लासेस करी है, जो कुछ भी आपने पढ़ाई की रही है अभी तक, वो सफिशिएंट होगा आपको पास होने के लिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप पास नहीं होंगे, सिर्फ आपको उसको रिकॉल करना है। दूसरी चीज ये फील होना कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ये बहुत नॉर्मल है। सिलेबस बहुत वास्ट है, ये फील होना बहुत नॉर्मल है। बट जब आप काम रहोगे, रिलैक्स्ड रहोगे, तो आपको अपने आप चीजें रिकॉल करने में आसानी होगी। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि भैया जी ये बहुत नॉर्मल है दैट यू आर नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ, गेट कनेक्टेड टू योरसेल्फ अगेन, और आप स्लो स्टार्ट करिए, आपको चीजें याद आ जाएगी। बट हैव फेथ, ठीक है, फ्लो में जाइए, चीजें हो जाएगी। अगर एग्जाम में बाय मिस्टेक अगर कोई आंसर रॉन्ग हो जाए, तो मुझे जो पता चला है कि अब जो अभी तक होना था वो हो गया है। अभी एग्जाम हॉल में जाने के बाद में अगर आप पैनिक करोगे तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क। सो ये जो थर्ड पॉइंट है, मैं 4-5 चीजें इसमें कवर कर रहा हूं और एक ही लाइन में कवर कर रहा हूं कि डू नॉट पैनिक इन दी पेपर, कम व्हाट में। पेपर टफ आया, पैनिक नहीं करना। पेपर इजी आया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। पेपर में आप कोई चीज भूल रहे, पैनिक नहीं करना है। ध्यान से सुनना, पैनिक ये एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी भी समय, किसी भी पेपर में आपका पास या आपका सक्सेसफुल रिजल्ट अनसक्सेसफुल में कन्वर्ट कर देगी। आपको बिल्कुल शांत रहना है, भले ही सामने वाला आदमी आपको कितना ही छेड़ दे, जो कि आईसीआई है, आईसीआई आपको कितना ही तंग कर दे, आपको आपका काम लूज नहीं करना है। ध्यान से सुनना, जो योद्धा होता है, जो स्ट्रांग आदमी होता है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो पैनिक नहीं करता है। जब कभी भी एग्जाम हॉल में बैठो तब ध्यान में रखना कि यू आर विद इन योर सेल्फ लाइक अ भगत सिंह, यू आर विद इन योर सेल्फ लाइक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। जिसको काम करना है अपने कलम से, जिसको काम करना है अपने कर्म से, आपको ये नहीं करना है कि भैया जी एकदम से पैनिक हो जाना है और मैं क्या अभी अगला अटेम्प्ट, कुछ नहीं। नो नेगेटिव थिंकिंग। एग्जाम हॉल में यू आर गोइंग टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड। कम व्हाट में, कुछ भी हो जाए, ऊपर से आसमान नीचे गिर जाएगा, फिर भी पैनिक नहीं करोगे। जस्ट बी काम, हो जाएगी चीजें, ठीक है। अभी एडवांस अकाउंट्स के पेपर को समझ लेते। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और 70 मार्क्स का आपका ये आता है। तो मैंने इसको किस तरीके से डिवाइड किया। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज 110%, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन एमसीक्यूज को करने के लिए मॉड्यूल बाद में करना, बट इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये जरूर करिएगा। उसके बाद में सेकंड लेवल पर आपको क्वेश्चंस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और फिर तीसरे लेवल पर आपको करना है मॉड्यूल के क्वेश्चंस। ध्यान से सुनना, इसका एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, क्योंकि इसके अंदर स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होती। इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी सूरत में। मेरे हिसाब से अगर आप मानो तो एमसीक्यूज को पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, भले ये डिफिकल्ट भी लगे, जो कि लगेगा। देखो, ये जाते वक्त पेपर में समझ के जाना कि भैया कुछ तो चीजें इधर उधर होगी, तो इधर के ये क्वेश्चंस करने में आपको ज्यादा सुविधा होगी। क्योंकि कॉमन सेंस से पूछो, 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने ही टफ हो जाएंगे, टफ नहीं हो सकते। उसमें या तो ऐसा होगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाना, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सब चीजें आना है। बट 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, इजी होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। 30 में से कोशिश करिए कि आप यहां से किसी भी तरीके से 18 नंबर, 18 मार्क्स निकाल ही लो। बेयर मिनिमम बता रहा हूं, 18 मार्क्स निकाल ही लो, ठीक है। तो केस स्टडी अभी भी आप कर सकते हो। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉड्यूल के पीछे के जितने क्वेश्चंस है एमसीक्यूज, सारे के सारे देखने के, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से। जब तक आती है बात चैप्टर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लगता है कि एएस पर पेपर आता है, बिल्कुल सही, एएस पर पेपर आता है, बट इसको थोड़ा सा डिवाइड करना बहुत जरूरी है। डिवाइड कैसे करना? एएस में कुछ एएस ऐसे है जो चैप्टर के माध्यम से कवर किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कंसोलिडेशन, अमालगमेशन एएस 14, कंसोलिडेशन 21, 23, 27, कैश फ्लो स्टेटमेंट एएस 3 और इन्वेस्टमेंट अकाउंट एएस 13।
इसके अलावा आपके पास होता है ब्रांच, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक और कंपनी फाइनल अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर्स पर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं 14 मार्क्स या 7 मार्क्स के। तो जरा देखिए अगर पास्ट के पेपर्स को, तो आप कंपनी फाइनल अकाउंट पर 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए, अमाल्गमेशन पर 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए, कंसोलिडेशन पर 14 मार्क्स, मतलब अमाल्गमेशन और कंसोलिडेशन और ये ब्रांच, ये 14 प्लस 14 प्लस 7, मतलब 14 प्लस 14 प्लस 7, ये तो हर पेपर में आया ही है। 35 मार्क्स तो आया ही आया है। कौन से दो टॉपिक बताया मैंने? कंसोलिडेशन, अमाल्गमेशन और ब्रांच। 110% 35 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार आए। और राजा बेटा जी इसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 मार्क, इन्वेस्टमेंट 7 मार्क, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आया था, बायबैक भी आया था। मैं आपको बता रहा हूं ये टॉपिक जो मैंने बताया, इधर 8 टॉपिक बताया, बट 8 में से मैं दावे के तौर पर बता सकता हूं कि 5-6 टॉपिक आएंगे ही आएंगे, आपके पेपर में आना ही आना है। तो कितना प्रोबेबिलिटी हुआ? 5 डिवाइड बाय 8 करूं तो प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं 62.5% की भैया जी आपके पेपर में यू विल बी एबल टू कवर एटलीस्ट 40 और 45 मार्क्स आराम से एकदम इजीली। और अगर मान लो 6 क्वेश्चन आ गए तो 6 डिवाइड बाय 8, इट इज 75% प्रोबेबिलिटी कि भैया जी इसमें से जो क्वेश्चंस मैंने आपको लिख कर दिए वो आएंगे एग्जाम में। आप ये वीडियो अभी आप देख लेना और उसके बाद में वापस से जब रिजल्ट आएगा या एक पेपर आएगा तब चेक कर लेना कि भैया जी ये जो मैंने 8 टॉपिक्स लिख कर दिए ना, इसमें से 5 या 6 टॉपिक एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इज दैट ओके? बाय एंड लार्ज। अब राजा बेटा जी जाहिर सी बात है कि इन टॉपिक्स को पहले हमें ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा, तभी हम स्ट्रांग होंगे। ठीक है, अब आपका पास होने की जो प्रक्रिया वो इधर तक समाप्त हो जाती है, क्योंकि इधर 30 में से 18 मार्क्स लेके आ गए। इधर मैं आपको बता रहा हूं राजा बेटा जी, अगर आप 5 टॉपिक कर जाते हो और उस पर क्वेश्चंस आते हैं तो 50 मार्क अगर आपके इधर आते हैं, 50 में से अगर आप 40 का स्कोर यहां पर टारगेट करते हो, मैं अभी क्या कर रहा हूं आपको थोड़ा सा इजी फील कराने के लिए बता रहा हूं, 30 से 40 का टारगेट करते हो तो 18 प्लस 30 भी अगर आप करते हो तो 48 हो जाते हैं। 18 प्लस 40 अगर आप करते हो तो बेटा जी 58 का स्कोर आपका बन जाता है। अब राजा बेटा जी जो एएस है उसको भी डिवाइड करिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी। प्रैक्टिकल के एएस का क्वेश्चंस डायरेक्टली देखना शुरू करिए, थ्योरी जो समरी शीट है उसको देखकर, उसके चार्ट्स देखकर डायरेक्टली स्टार्ट विद दी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और कौन से क्वेश्चन करने बेटा जी? सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस देख लीजिए। कई बार बीकॉम में गया क्या नहीं गया कि क्वेश्चंस देख के चले जाते थे, भैया इतना वास्ट सिलेबस कैसे करेंगे? क्वेश्चंस देख के जाइए और अगर चाहिए तो कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी उसका देख लीजिएगा, बट इन पर क्वेश्चन जनरली प्रैक्टिकल आएगा। ये कौन सा? AS2, AS7, AS11, AS12, AS15, AS16, 19, 20, दैट्स इट। कितने एएस हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एएस हो गए ये प्रैक्टिकल। और थ्योरी एएस में 1 4 5 9 10 17 18 24 25 26 29। अच्छा उधर और एक एएस थे, 8 नहीं, ये AS22 भी प्रैक्टिकल है और 28 भी प्रैक्टिकल है, तो 10 एएस प्रैक्टिकल है। और इधर देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एएस थ्योरी है बेटा जी। अब मैं आपको बता देता हूं इन 11 एएस में से, राइट, मतलब 21 एएस हो गए टोटल, 10 और 11, इनमें से आने की चांसेस है कि बेटा जी 4 से 5 एएस पर क्वेश्चन आएगा। तो 5 डिवाइड बाय 21 अगर आप देखेंगे तो इसके 23% चांसेस है कि कहां से क्वेश्चन आएगा। बट इसके बावजूद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एएस बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एएस करके जाना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रैक्टिकल एएस पर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, 100% क्वेश्चन आएगा उस पर। तो प्रैक्टिकल एएस पहले कर लेते तो बहुत आसान है, प्रैक्टिकल एएस कर लेना। थ्योरी पर राजा बेटा जी आपको सिर्फ थ्योरी देखकर जानी है और उसके जो कुछ क्वेश्चन है मॉड्यूल के उतने ही देख के जाना है। प्लीज इसमें मॉड्यूल के क्वेश्चंस करिएगा और इसमें 100% आपके मार्क्स बनने लग जाएंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो रिपीटेड उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चिंता मत करना। पेपर में कुछ चीजें आपको नहीं लग सकती है बट डोंट वरी अबाउट इट, अपने कॉमन सेंस से उनको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो राजा बेटा जी फर्स्ट प्रायोरिटी एमसीक्यू, सेकंड प्रायोरिटी आपका चैप्टर्स जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एएस भी मैंने डाल दिए, थर्ड प्रायोरिटी आपकी प्रैक्टिकल एएस और फोर्थ प्रायोरिटी पर आपके थ्योरी एएस। थ्योरी एएस के लिए ध्यान रखना आपको उसको थ्योरी भी उसकी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़कर निकाल देना और क्वेश्चन झट से देखकर निकाल देना। पिट पैट थ्योरी एज इट इज रिपीट करते नहीं आएगी, चिंता नहीं करना। आपने डेफिनेशंस वगैरह रिपीट करने की कोशिश करना और बाकी का एनालिसिस के फॉर्मेट में आंसर लिख के आ जाना। इज दैट ओके? रसगुल्ले बच्चों प्लीज हैव ट्रस्ट ऑन मी दैट कि आपका पास होना बहुत आसान है, बस इस सीक्वेंस को फॉलो करिएगा। पेपर में क्या आएगा हमें पहले से ही आइडिया होनी चाहिए। इसमें से मैं आपको 70 मार्क्स का पेपर आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं कि भैया जी किस तरीके से आएगा।
इज दैट ओके? प्रैक्टिकल यस, और चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो, और एमसीक्यूज जो मैंने आपको जगह से बताया वो करेंगे, तो आपका 70 to 80 मार्क्स का पेपर एज इट इज आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, डरना मत। मैं हर बार जैसे बोलता हूं वैसे आज वापस रिपीट करूंगा कि जब आप पेपर में बैठे रहोगे और आपका दिल घबराएगा, थोड़ा सा डर लगेगा, चिंता मत करना, बाजू में ही बैठा रहूंगा। एक बार ट्रस्ट करो मुझको, पूछ लेना, आंसर आ जाएगा, बट डो नॉट पैनिक इन एनी सिचुएशन। हर अच्छे काम के पहले उस काम के प्रति श्रद्धा, भरोसा होना बहुत जरूरी है। अपने आप पर भरोसा रखो बच्चों, आराम से पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है? ट्रस्ट मी, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।